मित्रों, नमस्कार। मैं झारखंड के प्रसिद्ध रचनाकार जो हिंदी के वैसे कथाकार हैं जिनकी गणना प्रेमचंद के बाद की जाती है, राधा कृष्ण की एक कहानी है कोयले की जिंदगी, जो खासकर झारखंड के जो मलकट्टा कहते हैं, जो कोयला काटने वाले लोग हैं, वैसी दंपत्ति दमड़ी राम की कहानी है। उसकी पत्नी है सुखनी। दोनों दिन भर तो कोयला और कालिख में जीते हैं, मगर उनके भीतर शराब भी है, सारे अवगुण हैं। मगर उन अवगुणों के भीतर भी कैसे गुण हैं, ये हम देखते हैं इस कहानी में। धनबाद नाम के साथ आपसे आप आकर चुपके से धन नामक शब्द शामिल हो गया है। वहां के कुछ लोगों में यह सिफत है कि वे कोयले को भी चांदी में परिणत कर लेते हैं। वहां के कुछ लोगों, सब में नहीं, कुछ लोगों में यह सिफत है कि वे कोयले को भी चांदी में परिणत कर लेते हैं। और वहीं बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी काया और किस्मत को भी कोयले के साथ मिलाकर काला कर लिया है। सारी जिंदगी उनकी कोयले के समान ही काली दिखलाई देती है, भूतकाल भी और भविष्य भी। यानी कोयला काटने वाले की कहानी है। और जहां पर वे काम करते हैं वह जगह भी तो कोयले के समान ही काली धूप अंधकारमय होती है। दिन के प्रकाश से उनका बहुत ही कम परिचय है। दिन देख ही नहीं पाते। जब कोयला काटते हैं तो कोयले के बीच तो दिन भर काले में ही रहते हैं। दिन में भी वे अंधकार का दर्शन करते हैं, जहां लोहे की तीखी चोट से नीली नीली चिंगारियां छिटक जाती हैं। उनका दिन भी एक रात है, जहां दिन भी रात है। और रात तो काली होती ही है। दिन की उस रात में वे कड़ा चूर परिश्रम करते हैं। अपने काम में उन्हें उतना ही परिश्रम करना पड़ता है जितना कष्ट प्रभु ईसा मसीह को मरने के लिए दिया गया था। दिन का उठता हुआ सूरज उन्हें अंधकार के नीचे खो जाता हुआ देखता है। शाम की किरणें उन्हें एक अपरिचित काले भूत की तरह पाती है। जब वो निकलते हैं तो कोयले के खदान से निकलते हैं तो वो खुद भी एक काले कोयले की तरह नजर आते हैं। समझ में भी नहीं आता कि आदमी का अपना रूप भी इतना अनजान बन जा सकता है। और यूं ही उनकी जिंदगी अंधेरे में कट जाती है। सुबह से शाम तक दिन भर कोयले के खदान के अंधेरे में, शाम निकले तो उनके चेहरे में कोयले का स्वरूप आ जाता है, और बाहर आए तो रात की शुरुआत हो जाती है। कालापन ही कालापन। दमड़ी राम पहले रानीगंज में काम करता था। रानीगंज धनबाद से आगे बंगाल की एक कोयलवरी है। दमड़ी राम पहले रानीगंज में काम करता था, फिर झरिया चला आया। मगर जैसा रानीगंज वैसा झरिया। लोग कहते हैं कि बिहार और बंगाल में कुछ फर्क है, लेकिन दमड़ी के लिए दोनों जगहों में किसी प्रकार का कोई अंतर दिखलाई नहीं दिया। वही परिश्रम, वही गरीबी और वही निराशा। दोनों जगह सभाएं भी वैसी ही दिखलाई पड़ी और धुआंधार लेक्चर भी वैसा ही सुनाई पड़ा। ये जो ट्रेड यूनियन के नेता होते हैं, रानीगंज में भी वैसे ही भाषण देते हैं धुआंधार, और धनबाद में भी वही धुआंधार। उजाला और गर्मी है तो बस भाषणों में, बाकी जिंदगी में कहीं कुछ नहीं। अंतर कहीं कुछ भी नहीं था, न बाहर न भीतर। और उसके दिन काम करते, खटते, खींचते इसी तरह बीत रहे थे। उस दिन जब शाम की सभा समाप्त हुई, हर दिन ये ट्रेड यूनियन के जो नेता होते हैं शाम को गर्मा गर्म भाषण देते हैं, अपनी रोटी सेकते हैं, चल देते हैं। गरीबों का तो कुछ बदलता नहीं है। उस दिन भी जब शाम की सभा समाप्त हुई तो दमड़ी ने सीधे शराब खाने का रास्ता लिया। वह जल्दी जल्दी लपकता हुआ चला जा रहा था कि इतनी देर हो चुकी, अब और देर न हो जाए। जरा शराब की जलती हुई घूंट गले से सीधे उतरे तो जी में जी पड़े। इतनी शराब पीनी चाहिए कि आदमी गंभीर की जगह हल्का हल्का लगने लगे। ये शराब अपने गम को गिला करने के लिए पीते हैं। शराब नशा चढ़ जाए तभी शराब का मजा है। लगे सेमर की उड़ती हुई रुई की तरह। गंभीरता तो जीवन में सब जगह व्याप्त है। जिंदगी गंभीरता से घिरी हुई है। दमड़ी जो काम करता है वह रग रग को तोड़ देने वाली गंभीरता है। जो लेक्चर सुनता है
वह भी गंभीर है। स्त्री है सो भी चावल दाल आदि गंभीर विषयों पर बात छेड़ बैठती है। चैन दमड़ी को कहीं भी नहीं, न घर में, न ट्रेड यूनियन के नेताओं के भाषण में और न घर में। आज कल और परसों सब कुछ गंभीरता से भरा हुआ पारे की तरफ भारी ठहरा। हाँ, वह जब शराब पी लेता है तो उसे लगता है कि वह गंभीर से हल्का हो उठा है। अब गंभीरता समाप्त होती है जब शराब पी लेता है। लगता है जैसे वह कठोर वर्तमान से निकलकर कल्पना के भविष्य में जा पहुंचा। उसे बड़ी प्रसन्नता मालूम होने लगती है और वह धुआंधार गालियां बकना शुरू कर देता है। उसे मजा आ जाता है कि वह कितना हल्का हो गया है, कि बिना प्रयास के गालियां बक सकता है, चाहे किसी को सही। दुनिया में सब काम प्रयास से होते हैं, मगर शराब पीने के बाद जो गालियां निकलती हैं बिना प्रयास से, चाहे कितना हल्का हो गया, बिना प्रयास के गालियां बक सकता है, चाहे किसी को सही। सभी वह कभी वह झूमता है, कभी सड़क पर लोटपोट हो जाता है। इस तरह उसे कितना अच्छा मालूम होता है, वह कह भी नहीं सकता। उस समय उसे लगता है कि वह सचमुच जी रहा है। जिंदगी उसकी रस से भरकर निखर गई है और उस जगह चाहे उसका जिगरी दोस्त ही क्यों न हो, वह उसे बेखट के गाली दे बैठता था, चाहे इसके लिए लड़ाई ही क्यों न हो जाए। शराब खाने की ओर जाते जाते वह मुड़ गया। उसने एकाएक इरादा बदल दिया। शराब खाने में तो मेले की तरह भीड़ लगी रहती है, हल्ले गुल्ले में शराब का मजा नहीं आता है। आज उसका जी शांति खोज रहा था। अपनी बेचैनी से वह निष्कृति पा जाना चाहता था। हालांकि वह जानता था कि उसका ऐसा सोचना गलत है। शराब पीते ही वह स्वयं भी चिल्ला उठेगा और गालियां बकने लगेगा, मगर वह उस ओर चल पड़ा जिधर शहर की कुछ बिगड़ी हुई गरीब औरतें चुपके चुपके शराब का व्यापार करती हैं और बोतल पीछे सिर्फ एक आना ज्यादा लेती हैं। मगर दमड़ी जैसे ही मुड़ा कि पीछे से उसका मित्र छोटन पुकार बैठा, कहो यार, कहाँ चले हो। दमड़ी के होठों पर मुस्कान देख खिल गई। उसने कहा, दमड़ी के होठों पर मुस्कान फैल गई। उसने कहा, बेटे, जहां तुम जा रहे हो मैं वहीं जा रहा हूं। हाजिर में हुज्जत नहीं, गैर में तलाश नहीं। यानी जो हम करने जा रहे हैं उसको कर लिया जाए। हाजिर में अगर हम हुज्जत करेंगे और फिर भटकते पड़ेंगे, गैर की तलाश करते चलेंगे। हाजिर में हुज्जत नहीं, गैर में तलाश नहीं। पैसे वैसे हैं जेब में। छोटन ने गर्व के साथ जवाब दिया, बस तुम तो हमेशा दूसरों की जेब ताकते फिरोगे, अपनी ओर से कुछ खर्च करोगे नहीं। यहां अभी जेब में हमारे 2 रुपये खनक रहे हैं। दमड़ी आश्वस्त होकर बोला, मेरे पास भी 3 रुपये हैं। दमड़ी क्यों पीछे हटता, कहा, मेरे पास भी 3 रुपये हैं। हमारी जोरू साली ने इसे साड़ी खरीदने के लिए रखा था। भला आजकल कहीं 3 रुपए में साड़ी मिलती है। और छोटन हंस दिया। दमड़ी भी हंसने लगा। दमड़ी कहता जा रहा था कि चलो आज अच्छा रहेगा, 5 रुपए में दोनों के लिए काफी है, नशा पूरा हो जाएगा। 2 रुपया उसके और 3 रुपये इसके, जो उसने बीवी से जो साड़ी खरीदने के लिए रखे थे टपका कर लाया है। गर्मी की रात थी, हवा में बेहद गर्मी मालूम होती थी। शरीर से पसीना चल रहा था। मालूम भी नहीं होता था कि वह दुनिया है जहां कभी ठंड का मौसम भी आ जाता है। आदमी जाड़े के मारे ठिठुरने लगता है। वे गली से होकर गुजर रहे थे। मोहल्ले के लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। तमाम शोर सा मचा हुआ मालूम होता था। एक अजीब किस्म का लग रहा था। सदा की तरह दोनों दोस्तों ने उस दिन भी छूट कर शराब पी और एक दूसरे को खूब गालियां दी। छूट कर दोनों शराब पीते हैं और आपस में गालियां देते हैं। जब लौटने लगे तब दमड़ी एक जगह सड़क पर ही सो गया। कहने लगा कि देखो, मैं पलंग पर पड़ा हूं, मखमल के गद्दे लगे हुए हैं, अब हमारी सेठानी साली पैर दबाने के लिए बुलाओ। इसके जवाब में छोटन उसके चेहरे पर अपने जूते को झुलाता हुआ कहने लगा, बेटा सेठ आराम करो, मैं तुम्हें चंवर झल रहा हूं। और इसी तरह हल्ला गुल्ला करते, आपस में गालियां बकते, गिरते पड़ते और झूमते हुए वे लोग अपनी धौंसी के पास
पहुंचे। दोनों ने अपने अपने घर की राह ली। उस समय रात के 12 बज चुके थे। घर पहुंचते ही दमड़ी की अप्रत्याशित परिस्थिति का सामना करना पड़ा। उसकी स्त्री ने उसे झाड़ू से मारा। घर आने के बाद स्त्रियों की जो स्थिति होती है, कोई भी नहीं चाहता कि उसका पति शराब पीकर आए, और जब शराब पीकर आ ही गया तो अब देखिए स्वागत। घर पहुंचते ही दमड़ी की अप्रत्याशित स्थिति का सामना करना पड़ा। उसकी स्त्री ने उसे झाड़ू से मारा, नाखून से उसका मुंह नोच लिया, चिमटे से उसकी नाक को खींच खींच कर लंबा करने लगी। दारू पीनी थी तो अपने बाप का रक्त क्यों नहीं पी गया? गाय सुअर का खून पी जाता। हमारी साड़ी के पैसों से इसे शराब पीने का क्या अधिकार था? जब मोहल्ले टोले के लोग उठकर आए तो सुखनी ने दमड़ी को मारना बंद कर दिया और बैठकर रोने लगी। अब दमड़ी को ताव आया। जब स्त्री रोने लगी तब ताव आया। एक छोटा सा मजबूत सोंटा लेकर उसने सुखनी की मरम्मत शुरू कर दी। खूब अच्छी तरह मार कर कहने लगा, आप लोग इसे समझाते नहीं, यह दिन दिन सिर चढ़ती जा रही है। खैर किसी तरह हल्ला गुल्ला शांत हुआ। दोनों घर के भीतर सोने के लिए गए। दमड़ी खाट पर लेटता हुआ आज्ञा के स्वर में बोला, देह में दर्द है, जरा तेल तो मालिश करना। सुखनी बोली, अब तो मैं मर भी जाऊं तो तेरे शरीर को तेल न डालूं। आज भला क्या हाल कर दिया है मेरा, मार मार कर भुसकुस भुरकुस कर दिया है। दमड़ी ने संधि का प्रस्ताव रखते हुए कहा, मैंने कहाँ मारा, मारा तो है तुमने। चूंकि मारपीट तो दोनों तरफ से हुई। अब देखिए रागात्मकता कैसे प्रेम फैल रहा है। मैंने कहाँ मारा, मारा तो है तुमने। अब देह दुख रही है, सवेरे ही काम पर जाना है। इस दुखती देह से भला काम कैसे होगा? अब देखिए पति ने एक प्रस्ताव रखा और ये प्रस्ताव तो वास्तविक है। लड़ाई झगड़ा हो गए, पत्नी ने भी पीटे, पति ने भी पीटे, मगर सुबह काम पर जाना है, यह एक बड़ा सवाल आ गया। और सुखनी इस बात को सुनकर निःशब्द उठ गई और शीशी खोजकर सरसों का तेल मालिया में ढालने लगी। दमड़ी जैसे आप ही आप कह रहा था, तू साड़ी चाहती है न साली, अब मैं कसम खाता हूं कि पहले तुम्हारी साड़ी ला दूंगा, तभी मैं शराब खाने की ओर मुंह करूंगा। तू भी कहेगी कि कोई साला हमारा भतार था, भतार पति को कहते हैं, तू भी कहेगी कोई साला हमारा भतार था, देख लेना पहले तेरी साड़ी आवेगी, तब मैं भट्ठी घर की ओर अपना मुंह सीधा करूंगा। असराफ की बात एक होती है, एक, यानी जो मैं कह दिया अब करूंगा। लगता है तेल मालिश होते के साथ उसको उसके अंदर की कोई जागृति आती है और इस प्रकार की प्रतिज्ञा करते हुए उसका चेहरा दीपक की तरह स्निग्ध मालूम हो रहा था, जैसे उसका चेहरा किसी अद्वितीय आभा से निखर गया हो। सुखनी ने मुस्कुराकर कहा, यह तू बोल रहा है या दारू कह रहा है? यह तू बोल रहा है या दारू कह रहा है? दमड़ी ने गर्व से कहा, अरे तू मुझे समझती क्या है? जो कह दिया सो कह दिया। तू जैसी कमीनी है हमें भी वैसा ही समझती है। मगर देख लेना, असराफ का कहा हमेशा एक होता है। सुखनी ने कहा, जैसे तुम असराफ हो देख चुकी हूं, अब और कहने की जरूरत नहीं है। ये अशराफ शब्द फारसी के हैं। दो शब्द हैं, राण और असराफ, दोनों फारसी से मेरे आए हैं। ये मर्द है, अपने आप को असराफ समझ रहा है। और वह सुखनी ने कहा, जैसे तुम असराफ हो देख चुकी हूं, अब और कहने की जरूरत नहीं है। और वह तेल लगाने बैठ गई। दूसरा कोई समय होता तो दमड़ी गाली दिए बिना न मानता, मगर अभी तो तेल लगवाना था, तब तो कल काम करने जाने की फुर्ती मिलेगी। इस घटना को 15 दिन बीत गए। आश्चर्य की बात है, अब कहानी यहाँ दूसरा करवट लेती है। ये तेल लगाने के क्रम में जो दमड़ी ने आश्वासन दिया है, उसका आगे क्या प्रतिफल मिलता है। इस घटना को 15 दिन बीत गए। आश्चर्य की बात थी, दमड़ी ने सचमुच शराब खाने की ओर अपना मुंह न किया था। उसकी देह टूटती थी, जम्हाई आती थी, काम न हो पाता था, मगर वह सब कुछ सहता रहा और शराब के पास न फटका। फिर भी साड़ी के लिए रुपए नहीं जुट पाए थे। वह गंभीर रहता, उसे कुछ अच्छा ना लगता था और सुखनी का भी जैसे कुछ खोया खोया सा मन लगता था। मालूम होता था जैसे उसका पति नहीं है, कोई और आदमी है, एकदम अपरिचित, जिससे जान पहचान भी न हो। ऐसे पति को तो उसने कभी नहीं जाना था।
उसका पति तो उसे मारता था, बिना गाली के बात भी न करता था, कभी कभी घर के कोने में धसोड़ देता था। इतनी गंभीरता कभी नहीं थी। ये 15 दिन से जो चल रहा है, यह गंभीरता पत्थर की तरह असह्य बोझ बन गई, जैसे पति पत्नी के बीच कोई दीवार खींच दी गई हो। उसका मन व्याकुल रहने लगा। वह मारने के लिए, मार खाने के लिए, झगड़ा करने के लिए, झगड़ा पाने के लिए, केस नोच देने के लिए और सड़े किस्म की गाली गलौज के लिए आतुर हो उठी। ऐसी नीरस जिंदगी उसे असह्य मालूम होने लगी। वह जो रोज रोज का किचकिच है वह न हो रहा हो तो सुखनी को लग रहा है कि उसका पति भी नहीं है, उसका घर भी नहीं। और आखिर उस दिन मौका पाकर खुद सुखनी ने ही छेड़ कर दमड़ी से कहा, शराब के बिना आजकल जरूर तुम्हें कैसा कैसा लगता होगा। दमड़ी ने जैसे अपने आप को संभालते हुए कहा, नहीं नहीं, अब तुम्हारी साड़ी लाकर ही शराब को मुंह लगाऊंगा। सुखनी ने ताने से कहा, जीभ तो तुम्हारी चटपटा रही होगी, जीभ तो तुम्हारी चटपटा रही होगी, ऊपर ऊपर कहे जा रहे हो कि साड़ी लाकर शराब पीऊंगा। तुम्हारी कसम, आजकल तुम्हारा मुंह देखती हूं तो जी जाने कैसा कैसा करने लगता है। तुम्हें मेरी कसम, आज जाकर पी आओ। अब पत्नी ही कह रही है कि 15 दिन से जो पति नहीं लग रहे हो, लो पी आओ। मैं कुछ न बोलूंगी, तुम्हें मेरी कसम, तुम मेरा मरा मुंह देखो जो ना जाओ। शराब पीने के लिए भेज रही है। इस बात से ऊँघते को ठेलते का बहाना मिल गया, मगर अपना अभिमान कायम रखने के लिए सुखनी से बोला, तुम्हारी साड़ी के लिए जो पैसे मैंने बचाए हैं उसमें से तो मैं एक पाई भी नहीं खर्च कर सकता। यानी पति जो कहता है कि मैं अपना रखा हूं तो वो नहीं खर्च करूंगा। देखिए स्थितियां बदलती हैं। सुखनी ने हंसकर कहा, तुम्हारे लिए मैंने 4 रुपए बचा कर रख लिए हैं, तुम्हारे लिए मैंने 5 रुपए बचा कर रख लिए हैं। आज कुछ पी लो। तुम पीकर जब गाली बकते हो तो मुझे अच्छा मालूम होता है। इस बात को सुनकर दमड़ी हंसने लगा। उसके चेहरे पर कृतज्ञता की झलक थी। और जब आंचल की गांठ खोलकर सुखनी ने उसे शराब पीने के लिए पैसे दिए तो उसका चेहरा गौरव से चमक रहा था। कोयले के समान उसके काले चेहरे पर मानो स्वर्ग उतर आया। पत्नी अपने पास से 4 रुपए देती है, कहती तुम जो जमा किए उसको रखो, लो तुम्हारे लिए मैं 4 रुपए काट कर रखी हूं अपने रोज मरने के खर्च से। अब 4 रुपए जब पाता है तो लगता है जैसे उस कोयले के समान उसके काले चेहरे में मानो स्वर्ग उतर आया है। उस रात को जब दमड़ी गिरता पड़ता और गालियां बकता हुआ घर लौटा तो रात को 2 बज चुके थे। 2 बजे रात लौटा। अब 4 रुपए का शराब पिया है। आज का 4 रुपया नहीं, उस समय का 4 रुपया 1950-60 का। मोहल्ले में सन्नाटा छाया हुआ था। सुखनी गहरी नींद से में बेसुध पड़ी थी। आज संतोष और आत्म त्याग ने उसके मन को हल्का कर दिया था। सुखनी को एक गहरी नींद आई हुई है। आज संतोष और आत्म त्याग ने उसके मन को हल्का कर दिया था। नींद खूब जमकर आई थी। दमड़ी की चिल्लाहट और गालियों से भी उसकी आंख न खुली। इन गरीब बस्तियों में जो खुशहाली है, जो आत्म त्याग है, उसका चित्रण है कि वो पत्नी आज अगर दी है अपने पति को तो उसकी जो प्रसन्नता है, आज खूब सुख चैन से सोई है। इधर दमड़ी गुस्से से आग हो रहा था। नशे की तीव्रता ने उसके क्रोध को और भी भड़का दिया। वह बेतहासा किवाड़ पीटता रहा और निर्मम भाव से गलीज गालियां बक रहा था, मगर फिर भी सुखनी की नींद न खुली सो न खुली। सहसा उसे याद आया कि एक दिन उसने छप्पर पर बाहर की ही लोहे की एक छड़ को खोस रख दिया था। अंधकार में टटोल कर उसने उसे उतार लिया। किवाड़ों की संध में उसे दबाकर जोर लगाया तो किवाड़ खुल गए। भीतर सुखनी अभी तक गंभीर नींद में पड़ी हुई थी। नशे की झोंक में दमड़ी को याद न रहा उसके हाथ में जो लोहे की छड़ है वह उसके सिरे पर बहुत ही नुकीली है। अपना क्रोध जताने के लिए उसने उस छड़ को लाठी की तरह सुखनी की छाती में ढकेल दिया कि चोट खाकर वह हड़बड़ाती हुई उठ बैठेगी। मगर लोहे की वह छड़ जो थी उसकी छाती में इतनी जोर से मारी गई थी कि वह उसकी छाती के आर पार हो गई। चाहा तो था कि उसको जगाने के लिए हुरकूटेगा, उसको खुरेदेगा उसके, मगर वो छड़
नुकीले होने के वजह आर पार हो गई। इतनी जोर से मारी गई थी कि उसकी छाती के आर पार हो गई। खून का जब एक गर्म फव्वारा दमड़ी के मुंह पर पड़ा तो वह समझ न सका कि आखिर क्या हो गया, और तुरंत ही सुखनी की मर्मांतक चित्कार सुनाई पड़ी। वह खाट पर से तड़पड़ाती हुई उठी और जमीन पर गिरकर मुर्गी की तरह छटपटाती हुई अपना दम तोड़ने लगी। ये अप्रत्याशित हो गया। रात बहुत ज्यादा बीत चुकी थी। लोग अपने अपने घरों में गहरी नींद में सोए हुए थे। यह दुर्घटना किसी को मालूम भी न हो सकी, कोई आ भी न सका। सुखनी पड़ी हुई थी, उसकी आंखों की पुतलियां उल्टी जा रही थी, प्राण निकल रहे थे और उसका एड़ियां रगड़ना क्रमशः मध्यम पड़ता जा रहा था। तमाम घर में खून बह गया था। सुखनी के रक्त से दमड़ी का चेहरा एकदम लाल मालूम हो रहा था। वह मरती हुई सुखनी के सामने बैठा हुआ कलप रहा था। हाय, हमने अपनी प्यारी सती रानी का खून कर दिया। तू सच्ची सती थी। सती, तू मुझ अभागे को माफ कर देना। और सुखनी की उलटती हुई आंख की पुतलियों में भी एक विचित्र शांति, एक अद्भुत क्षमादान का दृश्य था। वह ऐसी दिखलाई दे रही थी मानो उसे बिछड़ने की तकलीफ तो जरूर है, मगर मरने का जरा भी कष्ट नहीं। जैसे वह कह रही हो कि यह कोई बात नहीं, तुम सुखी रहो, मुझे मरने का जरा दुख नहीं। और सुखनी का चेहरा शांति से भरा हुआ मालूम हो रहा था और दमड़ी की मर्म भेदी पुकार उस सन्नाटे में दूर दूर तक गूंज गई, सुखनी, सुखनी। दूसरे दिन सवेरे उठकर लोगों ने देखा कि दमड़ी के घर का द्वार टूटा हुआ है, अंदर सुखनी की लाश पड़ी हुई है और दमड़ी मरा हुआ एक रस्सी के सहारे छप्पर से लटक रहा है। दूसरे दिन सवेरे उठकर लोगों ने देखा कि दमड़ी के घर का द्वार टूटा हुआ है, अंदर सुखनी की लाश पड़ी हुई है और दमड़ी मरा हुआ एक रस्सी के सहारे छप्पर से लटक रहा है। वह फांसी लगाकर मरा था। उसकी जीभ बाहर निकल आई थी और चेहरा बड़ा भयंकर मालूम हो रहा था। मालूम होता था कि बड़े कष्ट से इसके प्राण निकले हैं। उसके बाद दोपहर तक पोस्टमार्टम करके लाश मोहल्ले वालों को सौंप दी गई। लोग उन्हें श्मशान ले गए। वहां कोयले की चिता सजाई गई और उसी चिता में दोनों की लाश को एक ही साथ जला दिया गया। मरने के बाद भी कोयला काम आया। कोयले के साथ ही वे जलकर राख हो गए। आपने ये कहानी सुनी। कोयले की जिंदगी में भी कहीं आग है, कहीं रोशनी है, कहीं ताप है, कहीं प्रेम है, कहीं त्याग है और कहीं पछतावा भी है। ये सारे गुण उस बस्ती में हैं जिसको हम गरीब समझते हैं, दलित समझते हैं, महादलित समझते हैं, वंचित समझते हैं। ये खुशहाली, ये त्याग, ये प्रेम हर जगह होता है। हम जिन परिस्थितियों में हों खुश नहीं रह पाते, मगर ये गरीब लोग अपनी विपरीत परिस्थितियों में भी हंस लेते हैं, गा लेते हैं, एक दूसरे के लिए त्याग कर लेते हैं। जब 15 दिनों तक शराब नहीं पीता पति दमड़ी, तो पत्नी सुखनी अपने संचित पैसे देकर चाहती है कि उसका पति शराब पीकर फिर मुस्कुराए, फिर गालियां दे। यह उनकी दिनचर्या है और उस दिनचर्या में अगर उससे गलती हो जाती है, वह चाहता है कि अपनी पत्नी को जगाए, मगर उसमें नशे में याद नहीं रहता, उसके प्राण निकल जाते हैं, तो वह अपने प्राण देकर भी अपनी प्रियत, अपनी सुखनी का साथ देता है। ये दुख में साथ देने की कहानी, एक दूसरे से प्रेम करने की कहानी। किसी शायर ने लिखा है कि एक शहंशाह ने बना के हंसी ताजमहल, उड़ाया है हम गरीबों की मोहब्बत का मजाक। ये एक वैसी मोहब्बत की कहानी है जिसमें पति कोई दूसरी शादी नहीं कर लेता। अगर पत्नी उसके हाथ से मर गई है तो वो तत्काल अपने आप को पछताता हुआ अपने आप के भी प्राण का अंत कर देता है। देखने में तो लगता है कि दोनों लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, मगर दोनों के बीच प्रेम की एक धारा भी बह रही है। दमड़ी भी प्रेम करता है सुखनी से। ठीक है, शराब के नशे में जो होता है वो उनकी दिनचर्या है, समय और परिस्थितियों से बदलेंगे, मगर उस अंधेरे में भी जो रोशनी है, जो दुख में भी सुख है, जो
स्वार्थ में भी त्याग है। यह त्याग, यह प्रेम, इस कोयले से अंधेरी जिंदगी में भी जो प्रकाश है, वह प्रकाश आज बड़े बड़े घरों में नहीं है। दमड़ी और सुखनी की ये प्रेम कहानी शहंशाह शाहजहां के प्रेम कहानी से कोई कम नहीं है। वो तो ताजमहल बनाता है, मगर ये प्राण देकर अपनी प्रिया का साथ देता है, क्योंकि उसको पता है कि उसने चाह कर नहीं मारा है अपनी पत्नी को, उससे शराब के नशे में गलतियां हुई है। और वह भी दूसरा पक्ष देखिए कि सुखनी भी अपने पति की खुशहाली के लिए रुपए जोड़े हुए देती है कि जाओ, तुम इतने उदास अच्छे नहीं लगते हो। यानी पति पत्नी, पति शराब के नशे में संकल्प लेता है कि मैं तुम्हारे लिए साड़ी नहीं लाऊंगा तब तक शराब नहीं पीऊंगा, तो उसके पालन में वो टिकता है। और पत्नी सुखनी देती है कि तुम 15 दिन से उदास लग रहे हो, जाओ पी लो। ये गरीबी में अमीरी की कहानी है। कोयले से काली जिंदगी में भी रोशनी और प्रेम की कहानी है, त्याग की कहानी है, जो मेरे विचार से एक अद्वितीय कहानी है। राधा कृष्ण की यह कहानी कोयले की जिंदगी, जो धनबाद झरिया को केंद्र बनाकर लिखी गई कहानी है, व्यंग्य भी अपने अंदर रखती है कि ये कोयले के खादानों में जो खटने वाले लोग हैं, इनको कैसे वंचक राजनीतिज्ञ इनको गरम गरम भाषण तो सुनाते हैं, मगर इनकी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं ला सकते हैं, अपनी रोटियां सेक लेते हैं। मुझको लगता है कोयले की जिंदगी है प्रेम कहानी आपको सौंप कर मैं प्रसन्न हूं। विश्वास है ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने मित्रों तक भी इसे प्रेषित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।